Okay, now see, in the skeletal system, when you will be discussing here the bones of your body, you will come across that the bones have been divided actually into the two groups here. One group of the bones are those which are present here, and these are those bones which are present here in your center, you can say. We call them axial skeleton. उसको हम कहेंगे क्या? Axial skeleton. And attached to the axial skeleton will be the skeleton of your limbs. You call them appendicular skeleton. Appendages. ये जो आपकी limbs हैं ये क्या हैं? ये appendages हैं, तो इनका skeleton कहलाएगा appendicular skeleton. और वो जो center में है वो axis है हमारा, उसको हम कहेंगे एक्सियल स्कल। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे ये स्कल, हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम, उसके साथ हमारी रिब्स, या फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो गर्डल्स लगी हुई हैं जैसे शोल्डर गर्डल, और ये क्या है? ये एक्सियल स्केलेटन है। और इसके साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे ह्यूमरस और रेडियस अल्ना एंड ऑल दीज थिंग्स आर अपेंडिकुलर। तो आपसे पूछा जा सकता है, नेम दी बोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन एंड द नेम्स ऑफ दोज बोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक आइडिया होना चाहिए। अब हम यहाँ सबसे पहले देखने जा रहे हैं एक्सियल स्केलेटन को, द बोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट योर सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी है। और यहाँ स्टार्ट ही होगा कहाँ से? स्कल से। तो आप यहाँ पे देखें, जो सबसे पहला जो बोन का सेट देखेंगे ना आप, वो स्कल है। स्कल एक बोन नहीं है, स्कल में कोई 28 है या 22 बोन्स उसमें शामिल है। और ये जितने भी बोन्स आप यहाँ पे स्कल में देखते हो, या आपने देखा होगा कि ये बोन्स जितने भी हैं स्कल में, ये कौन से बोन्स थे? न्यूमेटिक, कुछ उसमें फ्लैट बोन्स भी थे, कुछ ऐसे थे जिनका कोई शेप ही नहीं था, कुछ इरेगुलर बोन्स भी थे। ये सारे बोन्स उसके साथ आपको मिलते हैं। और उनमें स्कल में क्या है? स्कल में ये पूरा क्रेनियम और उसके साथ लगा है मैंडिबल। ये जोड़ दोगे तो इसका नाम स्कल होगा, अगर इसको हटाओगे तो बाकी हिस्से का नाम हो जाएगा क्रेनियम। तो स्कल इज एक्चुअली समथिंग क्रेनियम प्लस मैंडिबल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्कल कहलाएगी। और उसमें से हमें सबसे पहले इसने दिखाया है कि भाई स्कल, और ये है स्कल। बहुत सारे बोन्स हैं इसके अंदर, एक बोन नहीं है। ये देखिए एक बोन है, इसमें कुछ बोन्स जो हैं वो सिंगल बोन्स हैं, कुछ पेयर्ड बोन्स हैं। जैसे ये बोन है इस वक्त जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये आपका जिसमें फोरहेड भी बना, ये सारा कुछ। और ऊपर की तरफ भी आओगे तो स्कैल्प भी उससे बनेगा थोड़ा सा यहाँ तक। इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन में ये फ्लैट बोन है, फ्लैट भी कह सकते हो। और इसके अंदर एक एयर साइनस भी है, तो ये न्यूमेटिक बोन की कैटेगरी में भी आता है। फ्लैट में भी आता है इसलिए क्योंकि क्रेनियल कैविटी का बोन है और अंदर इसमें क्रेनियल कैविटी बनती है, कुछ ये कुछ और बोन मिला के कैविटी बन जाती है, तो ये फ्लैट में भी आएगा। और क्योंकि उसके अंदर साइनस भी है तो ये न्यूमेटिक बोन की कैटेगरी में भी आएगा। और ये इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फ्रंटल। तो स्कल का एक बहुत बड़ा बोन है जिसमें ये फोरहेड वगैरह भी इसी से बनता है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। थोड़ा आगे आएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बोन है जो इस वक्त आपको यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे क्रेनियल कैविटी में तो वहाँ पर भी, और नोज़ के अंदर भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी ये एक छोटा सा बोन है जिसका एक हिस्सा क्रेनियल कैविटी की तरफ, यानी आप यहाँ से क्रेनियल कैविटी का ये ढकना उठाएंगे जिसको हम कहते हैं वॉल्ट ऑफ क्रेनियम, ऐसे अगर उठाएंगे काट के और ब्रेन को निकालेंगे तो ये जो आपका फ्लोर नज़र आएगा ना, ये जिसमें ब्रेन पड़ा हुआ है, उसका आगे वाला हिस्सा ये जो है ये, और फिर नोज़ का हिस्सा, ये पूरा एक ही बोन है। इसमें भी अंदर कैविटी है, इसमें भी साइनस है, ये भी एक न्यूमेटिक बोन है। इसको कहते हैं इथमॉइड बोन, इसका इथमॉइड बोन। ऐसा ही थोड़ा आगे आओगे तो उस इथमॉइड बोन के पीछे ये इतना बड़ा बोन जिसका एक हिस्सा क्रेनियल कैविटी की तरफ से नज़र आएगा और एक हिस्सा इसका नीचे भी होगा, इसको हम कहते हैं स्फेनॉइड बोन। यही वो बोन होता है जो क्रेनियल कैविटी की तरफ थोड़ी सी जगह देगा, उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें बैठा हुआ होता है, यानी इसने पनाह दी हुई है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का हिस्सा है। तो ब्रेन उसको दबा ना दे, क्योंकि वो तो मटर के दाने जितना है, और ब्रेन तो कोई 600-700 कोई कम से कम 500-600 ग्राम का है, वो तो उसको दबा देगा। तो नेचर ने इसको यहाँ पनाह दे दी है। भले वो ब्रेन से लटका हुआ होगा लेकिन ब्रेन उसको प्रेशराइज नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इसमें अंदर प्रोटेक्टेड है। तो ये किस बोन ने प्रोटेक्शन दी है? इस ग्रीन कलर बोन ने। इसको हम कहते हैं क्या?
स्फेनॉइड बोन, ये स्फेनॉइड बोन है। थोड़ा आगे देखेंगे, ये जो आप इस वक्त अपनी कनपटी पे हाथ रख के देखें, ये बोन है आपका, इस बोन को कहते हैं टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन है, आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन आप अपने कान के पीछे भी जाएंगे ना, तो ये भी होगा इसका, ये वाला हिस्सा, ये आपके आरिकिल के पीछे ये हिस्सा, ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो, ये कनपटी जो है ना आपकी, ये क्या है, ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पल कनपटी को बोलते हैं। और उसके बाद आप पीछे से इसे हाथ रखो, ऑक्सीपिटल बोन, ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन है। तो आप यहाँ पे देखें ऑक्सीपिटल, फिर आप ये यहाँ आएंगे ना, ये मेरा हाथ जो यहाँ है, ये पेयर्ड बोन है। ऑक्सीपिटल सिंगल बोन है, फ्रंटल सिंगल बोन है, यहाँ फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल, बीच में पेयर्ड बोन है, इसको कहते हैं पैराइटल बोन्स। ये चल के आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पूरा बोन है ये क्या है, पैराइटल बोन है, जिसका आदि पैराइटल बोन, तो उसको हम पैराइटल बोन कहते हैं। आप जब थोड़ा सा यहाँ, ये ऑक्सीपिटल बोन है, आप यहाँ नोज पर, ये नहीं जो नोज हिलेगा, ये वाला नहीं, ये कार्टिलेज है, बिल्कुल ब्रिज पर, यहाँ पर बेस ऑफ नोज पर, ये आप हाथ लगाएंगे ये सख्त है, वो ये है, इनको कहते हैं नेजल बोन्स। ये पेयर्ड है, ये देखो एक तरफ से आ गया, दूसरी तरफ से आ गया, पेयर्ड, इनको कहते हैं क्या, नेजल बोन्स। और ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त बोन, ये एक साइड से भी दूसरे साइड से भी, बीच में जॉइंट बन जाएगा इसका, यही है वो मैक्सिला। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही वो मैक्सिला है जिसके अंदर ये प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें आपके टीथ फिट होते हैं, तो आपका अपर जा बन जाता है। तो अपर टीथ को क्या कहते हैं, मैक्सिलरी टीथ। क्यों कहते हैं इसको मैक्सिलरी टीथ, क्योंकि ये मैक्सिला में हो। नीचे वालों को कहते हैं मैंडिबुलर टीथ, क्योंकि इससे जा बनती है, किससे, मैंडिबल से। अपर जा बनेगी मैक्सिला से, लोअर जा बनेगी मैंडिबल से। उन दोनों को मिलाएंगे बाय मीन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और आपको बाइटिंग का काम होगा आपका, और ये होगा आपका मैक्सिला जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। इस मैक्सिला को देखेंगे तो ये हैवी नहीं है, इसके अंदर इतना बड़ा साइनस है, कैविटी है, इसलिए ये भी एक न्यूमेटिक बोन है। वरना अगर ये साइनस ना होता ना, तो मैं इसको इरेगुलर बोन भी कह सकता था, क्योंकि इसका कोई शेप ऐसा सच है नहीं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कैविटी है, और कैविटी वाले चंद ही तो बोन्स हैं, तो हम कैसे मिस करेंगे ये एग्जाम्पल, तो नाम डाल देंगे न्यूमेटिक बोन्स। ये किस कैटेगरी में आएगा, न्यूमेटिक बोन्स की कैटेगरी में। और इसमें क्या मौजूद है, इसका क्या नाम है, मैक्सिला। ये पेयर्ड बोन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का, कौन, मैंडिबल, और इसमें ये एल्विलर प्रोसेसेस हैं, और इसमें अटैच हैं आपके टीथ, मैंडिबुलर टीथ, और ये हमारा मैंडिबल है। इस मैंडिबल को चल के देखते हैं और भी। ये आप यहाँ पे देखते हो कि ये आप अपनी टंग को ऊपर रोल करके अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका पैलेट है, इसको कहते हैं पैलेट, हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का आगे का ये 80% हिस्सा ये मैक्सिला बनाता है। मैक्सिला अंदर इस तरीके से देगा तो पैलेट बन जाएगी। यानी मैक्सिला ऐसे था, जा और जा के प्रोसेस ऐसे जब आ जाएंगे तो छत बन जाएगी किसकी, माउथ की, तो बोलेंगे पैलेट बन गई। तो ये वाला आगे वाला सब किसने दिया, मैक्सिला ने। लेकिन वो पीछे जो ग्रीन हिस्सा है ना छोटा सा, ये बोन ही अलग है। इस बोन को कहते हैं पैलेटाइन बोन। तो हार्ड पैलेट का 80% हिस्सा तो मैक्सिला ने कंट्रीब्यूट किया, पीछे से 20% हिस्सा किसने दिया, पैलेटाइन बोन ने दिया। ये मिलाओ तो पूरी हार्ड पैलेट क्रिएट हो गई आपकी, और ये बन गया रूफ ऑफ योर ओरल कैविटी। इत्तेफाक से नोज़ की ये फ्लोर बन जाएगी, यानी आपका नोज़ आपके माउथ से जुदा है किसके वजह से, पैलेट की वजह से। और ये पैलेट के दो हिस्से होते हैं, एक राइट से आया है तो एक लेफ्ट से आया है। अगर खुदा न खासा ये दोनों मिलने से रह जाएं और न मिल पाएँ तो गैप आ जाएगा, और हम बोलेंगे कि हो गया है क्लेफ्ट पैलेट। ये आपने सुना होगा। और जिसका क्लेफ्ट पैलेट होता है मोस्ट प्रोबेबली उसका लिप भी क्लेफ्ट होता है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट लिप। कटा हुआ होंठ, ये आपने सुना होगा, ऑपरेशन होते हैं ना जिसके कटे हुए होंठ की ऑपरेशन यहाँ होती है, तो ये क्लेफ्ट लिप है। और ऐसा है जिसका लिप क्लेफ्ट है उसका पैलेट भी क्लेफ्ट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो ख्याल से तो ये पैलेटाइन बोन और ये हार्ड पैलेट इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेगा आपको। अब थोड़ा सा मैंडिबल को देखें, ये मैंडिबल है। आप इसका एक हाफ कर देंगे, दूसरा हाफ वैसा ही है, सिमेट्रिकल है, लेफ्ट राइट है, आप एक साइड पढ़ लेंगे दूसरा हो गया। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है इसका जिसको आप हाथ भी लगा सकते हो, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल,
फिर एकदम से ये एंगल बन के ऊपर खड़ा हो गया, ये इसको कहते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल। ये रेमस है, ये बॉडी है। तो यहाँ आ जाएगी एंगल, एंगल आप फील भी कर सकते हो। और ये जो आप यहाँ लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं जा लाइन। उम्मन जिनको यहाँ डबल चिन नहीं होती, या जिनका फैट वेट नहीं होता, जिनका वज़न सही होते हैं, तो उनकी जा लाइन नज़र आती है। और जिनके पेट पे चर्बी होती है तो ऑलमोस्ट यहाँ भी होती है। जिनके पेट बड़े हुए होते हैं उनकी जा लाइन नहीं होती। आप उसे पेट से जा का क्या वास्ता? वैसे तो पेट का जा से ही वास्ता है, क्योंकि पेट बड़े हुए उनके होते हैं जो खाते ज़्यादा हैं। जिनको खाते ज़्यादा हैं तो फैट यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। जिनके पेट बड़े होते हैं, आप रिसर्च करके देखें, जिनका पेट निकला हुआ होता है उनकी जा लाइन भी नहीं होती, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट डबल चिन होती है। तो जिनके पेट बड़े हुए होते हैं, जिनके पेट अंदर होते हैं, उनकी जा लाइन नज़र आती है। जा लाइन अगर नज़र आएगी तो आपका फेस पूरा नज़र आएगा अच्छे तरीके से, वरना वो फेस आपका जो होगा वो यहाँ से अगर बड़ा होगा तो फेस आपका बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि वो डबल चिन आपके फेस को लंबा कर देगी। वो फेस वैसा नहीं होगा जैसे आप हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रेमस ऑफ मैंडिबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बॉडी और ये है रेमस। ये है बॉडी और ये क्या है? रेमस है। दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल, दिस इज बॉडी, दिस इज रेमस। और रेमस जैसे ऊपर जाएगी ना, इसके दो प्रोसेसेस निकल आएंगे। एक ये शार्प प्रोसेस आ गया, इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, और दूसरा ये प्रोसेस आ गया जिसमें हेड है, इसको हम कहते हैं कंडाइलॉइड प्रोसेस। यही है वो कंडाइलॉइड प्रोसेस जो क्रेनियम में फिट हो जाता है तो जॉइंट बन जाता है। और ये किस पे फिट होता है? क्रेनियम के किस बोन पे? टेम्पोरल बोन पे। ये मैंडिबल है, वो टेम्पोरल बोन है, तो जॉइंट जो क्रिएट हो जाएगा उसको बोलेंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जिसको प्यार से TMJ कहते हैं। TMJ जो आप यहाँ पर फील कर सकते हो। तो इसका दी इसको बोलते हैं कंडाइलॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस के बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप उसको बोलते हैं मैंडिबुलर नॉच। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है यहाँ पर। आप देखें, जैसे ये, अब ये क्या है? बॉडी है। ये क्या है? रेमस। रेमस पे ये आएगा प्रोसेस कोरोनॉइड प्रोसेस, ये आ गया कंडाइलॉइड प्रोसेस, और इस बीच में जो गैप आ गया वो मैंडिबुलर नॉच। यहाँ से देखें, ये है इसका कोरोनॉइड प्रोसेस, या ये रेमस है। रेमस के एंटीरियर बॉर्डर से ये एक लाइन आएगी इधर रेमस पर, इसको ऑब्लिक लाइन कहते हैं। इस ऑब्लिक लाइन पे कुछ मसल्स अटैच होते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्लिक लाइन, थोड़ा आप यहाँ पे देखें, मैंडिबल को अंदर से, यहाँ से नहीं, अंदर माउथ की तरफ से अगर देखेंगे ना, तो ये आपको कुछ स्पाइंस नजर आएंगे। किधर? साइडों पे के सेंटर पे? बीच में, सेंटर पे, जहाँ मैंडिबल का एक हाफ दूसरे हाफ के साथ क्या बनाता है? बैंड रख रहा है। इस किस्म के बैंड को हम कहते हैं, ये बैंड तुम्हारी लोअर लिम्ब पे भी बनता है। अगर बनाना चाहो तो अपनी लोअर लिम्ब को तुम हाफ फ्लेक्स करो मैंडिबल जैसा बना कि नहीं? थाई समझ लो कि राइट हाफ ऑफ मैंडिबल, लेग समझ लो कि लेफ्ट हाफ ऑफ मैंडिबल। तो ये जो नी है, ये समझ लो चिन वाला हिस्सा। तो ये चिन क्या है? चिन का नाम पड़ गया है नी ऑफ द मैंडिबल। एक तरह से ये हुआ ना यहाँ पे, ये ऐसे, तो चिन इज इक्वल टू नी ऑफ मैंडिबल। और नी को एनाटॉमिकल टर्म्स में, लैटिन टर्म्स में हम कहते हैं जेन्यू। क्या बोलते हैं? जेन्यू। जेन्यू कहते हैं किसको? नी को। जेन्यू, एनीथिंग रिलेटेड टू द नी इज कॉल्ड जेनिक्यूलर। जेन्यू नी से निकला हुआ। इसलिए यहाँ पर जो ये स्पाइन नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये एक ऊपर एक नीचे, एक तरफ एक ऊपर एक नीचे दूसरे तरफ, इन स्पाइंस को, ये स्पाइंस कहाँ होते हैं? चिन के आगे कि चिन के अंदर? तो इनको कहते थे हम पहले मेंटल स्पाइंस। चिन से रिलेटेड चीज़ को मेंटल कहते हैं। मेंटिस, चिन, मेंटल स्पाइन, अपर मेंटल स्पाइन, लोअर मेंटल स्पाइन, दूसरे साइड से बेस आई। अब इसका नाम मेंटल न रहते हुए इसका नाम पड़ गया है जेन्यू ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल का नी है जैसे ये, इसलिए इन स्पाइंस का भी नाम पड़ गया है जेनियल स्पाइंस। ऊपर वाले का नाम सुपीरियर जेनियल स्पाइन और नीचे वाले का नाम इन्फीरियर जेनियल स्पाइंस। ये मैंने मेंटल लिखा हुआ है, आप इनटू ब्रैकेट इसको जेनियल स्पाइंस कह सकते हो, क्योंकि आजकल इसको जेनियल स्पाइंस कहते हैं। ये मौजूद होते हैं कहाँ? ये पीछे, इनको नीचे ही, अभी भी अंदर ही। यहाँ पर आपको ये देखें, यहाँ पर आपको ये ओवल फोसा नज़र आएंगे अंदर की तरफ से।
इनको कहते हैं डायगेस्ट्रिक फोसा। याद करें, मैंने एक मसल बताया था, डायगेस्ट्रिक मसल, ये यहाँ अटैच होता है इन पे, इस साइड का एक तरफ से, दूसरी साइड का दूसरी तरफ से, इसको बोलते हैं डायगेस्ट्रिक मसल। तो इस फोसा को कहते हैं डायगेस्ट्रिक फोसा। तो इस वक्त यहाँ पर आपने देखे मेंटल स्पाइन, और ये जो मैंने दिखाया ये ग्रीन कलर का क्या है, डायगेस्ट्रिक फोसा। तो ये डायगेस्ट्रिक फोसा है। और ये जो प्रोसेसेस हैं जिसमें टीथ फिट हैं, इनको हम कहते हैं एल्व्यूलर प्रोसेसेस। पहले इनको कहते थे डेंटल प्रोसेसेस, अब इनका नाम पड़ गया है एल्व्यूलर प्रोसेसेस, जिसके अंदर ये आपके टीथ फिट हैं और आपका जा बन जाता है। अब ये मैंने दिखाया था ग्रीन रेमस, ये उसका कोरोनर प्रोसेस, ये इसका कंडाइलॉइड प्रोसेस, इसको हेड भी कहते हैं जो जॉइंट बनाता है। कोरोनर प्रोसेस, मैंडिबुलर नॉच और कंडाइलर प्रोसेस। कंडाइलर प्रोसेस में ऊपर ये क्या है, हेड है, और हेड फिट होकर बना देगा हमारा जॉइंट। ये है हेड ऑफ मैंडिबल। ये हेड के नीचे क्या होता है, नेक ऑफ मैंडिबल। तो नेक ऑफ मैंडिबल विल बी एक्चुअली प्रेजेंट हियर। और ये यहाँ रेमस, और ये है तुम्हारी बॉडी, और ये जो एंगल बन गई तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल आप फील कर सकते हैं यहाँ पर। एंगल वही फील कर सकता है जिसकी जा लाइन होगी, जिसकी जा लाइन है यहाँ चर्बी भरी हुई होगी तो वो एंगल मुश्किल से फील करेगा। वैसे आप कर सकते हैं पीछे, यू कैन फील द एंगल आल्सो। और ये कुछ यहाँ पर जनरली आप अगर आप रेमस ऑफ मैंडिबल के अंदर जाके देखेंगे ना, अंदर की तरफ, तो यहाँ एक सुराख होगा, इसको हम कहते हैं वैसे मैंडिबुलर फोरामेन। यहाँ लिखा हुआ है एल्व्यूलर फोरामेन, लेकिन उसको हम कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, एल्व्यूलर भी कहते हैं। ये सिर्फ फोरामेन नहीं है, इसके अंदर अगर आप एक वायर पास करेंगे ना तो तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर तक, बल्कि 3-4 इंच तक अंदर चली जाएगी वायर। तो अंदर कैनाल होता है, इस कैनाल को कहते ही हम हैं मैंडिबुलर कैनाल। आप कहेंगे सर कैनाल का दूसरा सिरा क्या बंद होता है? नहीं, ये जो वायर आप डालेंगे ना, वो वायर यहाँ से निकल आएगी, यहाँ से नहीं, ऐसे फोरामेन से उस तरफ से, क्योंकि ये आपको ऐसे दिखा रहा है ना कि ये दिखा रहा है आपको राइट साइड, ये दिखा रहा है लेफ्ट साइड। ये फोरामेन किस साइड का है? लेफ्ट का। तो यहाँ से डालेंगे तो ये कहाँ से, इससे नहीं निकलेगा, उस तरफ जो ऐसा फोरामेन होगा, इसको कहते हैं मेंटल फोरामेन। चिन के करीब है ये फोरामेन। तो मैंडिबुलर फोरामेन से कोई चीज़ डालोगे तो मैंडिबुलर कैनाल में से जाती हुई कहाँ से निकलेगी? कैनाल से निकलेगी, मेंटल फोरामेन से जाके निकलेगी, ये यहाँ से। ये नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये नर्व तुम्हारे लोअर टीथ को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई ऑफ द लोअर टीथ। तो जब भी लोअर टूथ पर कोई डेंटिस्ट काम करता है ना, तो सबसे पहले इस नर्व को उसमें एनेस्थीसिया डाल देता है, डिसेंसिटाइज कर देता है। क्योंकि मुझे यहाँ सर्जरी करनी है तो क्या करेगा सर्जन, यहाँ इंजेक्शन डाल देगा इस जगह पे। फिर क्या होगा, क्या इस टूथ पे काम करना है, क्या सिर्फ ये टूथ डिसेंसिटाइज होगा कि सारे टीथ हो जाएंगे डिसेंसिटाइज? ठीक है ना, सारे टीथ, ये मजबूरी है, सारे टीथ डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। तुम्हें जिस टीथ पे टूथ पे काम करना है काम करो। क्या ये डिसेंसिटाइज हो जाएंगे कि चिन की स्किन भी डिसेंसिटाइज हो जाएगी? क्योंकि ये सेम नर्व है जो चिन तक आ जाती है, तो यहाँ स्किन को भी सप्लाई करती है। तो ये क्या है, ये नर्व है हमारी। अंदर इंजेक्शन डाल के 5-10 मिनट बिठा देगा, पूरा जा हमारा डिसेंसिटाइज हो जाएगा। अब बैठ के सर्जन बैठ के ऑपरेशन करें, 1 घंटे तक सुन रहेगा, वो अपना काम कर देगा। 20-25-30 मिनट में आप घर चले जाएं, थोड़ी देर बाद आपकी सेंसेशन वापस आ जाएगी। पेन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पेन की दवाई आपको दे देगा, वो पेन नहीं होगा आपको, सुबह तक सेट हो जाएगा मामला। तो ये क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन। तो ये मैंडिबुलर फोरामेन, अंदर जाओ तो कैनाल, बाहर से निकल आओ तो मेंटल फोरामेन। और ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंडिबुलर कैनाल जो है हमारा, ये ऐसे नहीं खुला हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा बोन चढ़ा हुआ है ऐसे। इसको हम कहते हैं, इस चढ़े हुए इस बोन के फ्लैप को कहते हैं लिंग्यूला। एनीथिंग रिलेटेड टू द टंग उसको लिंग्यूला कहते हैं। ये टंग नहीं है, ये टंग जैसा है, आपकी शक्ल देखें ना इसकी, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे जबान है, जैसे ये ऐसे। यानी क्या है, इसने मैंडिबुलर फोरामेन को क्या किया, थोड़ा सा छुपाया है ऐसे। इसको हम कहते हैं क्या, लिंग्यूला। ये लिंग्यूला है। और इसी तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये एंगल, ये आप अंदर की तरफ देख रहे हैं फ्रॉम माउथ, ये आप यहाँ पे, ये क्या थे सब, ये स्कल के ख़ास बोन्स और साथ में मैंडिबल के बोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो इनको देखेंगे और जाके लेबॉरेटरी में उनको अच्छे तरीके से देख लो, आप प्रैक्टिकली करके देखो उनको, देखो आप हाथ में मैंडिबल पकड़ के देखो, क्योंकि जब हवा में जाएंगे तो बोन आगे रखेंगे आपके, वो आपको पूछेंगे। उसके बाद आप देखें आप क्योंकि कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, तो ये जो आपका स्कल है ये किसके ऊपर रखा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। किस वर्टिब्रा के ऊपर,
सर्वाइकल, क्योंकि आप वर्टिब्रल कॉलम जब देखेंगे तो ये है वर्टिब्रल कॉलम इतना बड़ा। इसका एक हिस्सा आएगा नेक में, एक हिस्सा आएगा थोरेक्स में कंटिन्यूस, एक हिस्सा आएगा एब्डोमेन में, और आखिरी हिस्सा आएगा पेल्विस में। ये हिस्सा नेक में, यहाँ तक ये हिस्सा थोरेक्स में, ये हिस्सा एब्डोमेन में, और आखिरी हिस्सा पेल्विस में। ये सब आपस में मिले हुए होंगे, इनके बीच में जॉइंट्स होंगे, लेकिन हर पीस अलग अलग होगा। हर पीस को बोलते हैं वर्टिब्रा, और इस पूरे कॉलम को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसको प्यार से स्पाइन भी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी भी जिसको कहते हैं। और आपको पता है ना, हम हर चीज़ को बोलते हैं ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ज़रात हमारे रीढ़ की हड्डी। मकसद है आप खड़े हैं इस पे खड़े हैं स्पाइन में। अगर और इसके अंदर जो मौजूद है वो कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके अंदर मौजूद है। इसका मकसद है कि इसने क्या किया, एक तो आपको इसने सीधा खड़े होने में मदद दी है, दूसरा इसके अंदर जो कैनाल मौजूद है उसमें आपको प्रोटेक्शन दी गई है। किसको? वर्टिब्रल कैनाल ने किसको दी है? स्पाइनल कॉर्ड को, नर्वस सिस्टम को। यहाँ ये सारे काम ये करेगा। उसके अलावा ये मूवमेंट भी करवाएगा। इसका मकसद है कि इनके अंदर भी मूवमेंट होती है, ये अलग अलग होते हैं, और इसके बीच में जॉइंट होता है। इस जॉइंट के बीच में डिस्क होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको बोलते हैं ये डिस्क, यार डिस्क हर्निएट हो गई है, डिस्क स्लिप हो गई है, ये क्या होता है? इसके बीच में डिस्क्स होती हैं। इस जॉइंट्स को हम जॉइंट वाले सेशन में करेंगे। जब जॉइंट आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जॉइंट किस टाइप के होते हैं, उनमें ये भी एक टाइप आएगी। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से ये जॉइंट, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें होते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्री। नेक में होते हैं 7, थोरेक्स में होते हैं 12। क्यों? क्योंकि हर वर्टिब्रा पर एक रिब अटैच होती है, तो रिब 12 है तो वर्टिब्रा भी 12, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री। फिर जब आप लंबर में आएंगे यानी एब्डोमेन में, तो 5, 7, 12, 19 और 5, 24। फिर जब आप आएंगे सेक्रम में तो वहाँ 5 हैं, लेकिन पाँचों ही जुड़े हुए हैं, वहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती। बाहर ले आओगे तो पूरा पीस आ जाएगा बाहर, ऐसे ये अलग अलग नहीं होती। इस पूरे पीस को, जो कितने पीसों से बना है, 5 से, इसको ये वेल डेड है बिल्कुल, इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं। इसको हम यहाँ पे कहते हैं सेक्रम। तो कितने सेक्रल वर्टिब्रा से मिलके बना है? 5 से। तो 5 सेक्रल वर्टिब्रा, और आखिर में वो टेल वाला छोटा सा बोन है, उसको हम कहते हैं कॉक्सिस, जो एनिमल में थोड़ा लंबा होता है क्योंकि उसको टेल होती है। ह्यूमन बीइंग में वो श्रिंक होकर बंद हो गया, ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा है बस। इसको हम कहते हैं टेल बोन, और उसका नाम होता है कॉक्सिस। ये एक काउंट होता है, तो वो भी अगर काउंट कर दो तो टोटल 30 हो जाएंगे। 30 वर्टिब्री यू हैव। इसकी आपको सीक्वेंस पूछी जाएगी कि कौन से कितने वर्टिब्री हैं। इनको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये वर्टिब्रल कॉलम। ये है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कौन से नंबर वर्टिब्रा पर तुम्हारी स्कल रखी हुई है? ज़ाहिर है फर्स्ट पे। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ने तुम्हारी स्कल को 2 हाथों में ऐसे थामा हुआ है। हाथों में तो नहीं थामा हुआ होगा, जॉइंट बने हुए हैं, 2 जॉइंट। स्कल के नीचे 2 छोटे से कंडाइल्स होते हैं, और पहले वर्टिब्रा में थोड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ये फिट आ जाता है। और आप ये मूवमेंट करते हैं ना, ये वाली, ये इस पे होती है। आपकी स्कल घूम रही है किस पे? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। तो इसका मकसद है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ने आपकी स्कल के ग्लोब को अपने हाथों में थामा हुआ है। रोमन माइथोलॉजी में वो कहते हैं कि एक गॉड है हमारा, एक हमारा खुदा है, जिसने इस पूरी दुनिया को अपने हाथों में थामा हुआ है। वो जब नाराज़ होगा, छोड़ देगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस गॉड का नाम है एटलस। ये एटलस वगैरह जो वर्ड सुनते हैं ना आप, ये इसी के नाम पर ओशन का नाम है, एटलांटिक ओशन। ये इसको एटलस कहते हैं। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं कि ये खुदा की तरह, उनके खुदा की तरह उसने स्कल के ग्लोब को थामा हुआ है, इसलिए इन्होंने फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम डाला हुआ है एटलस वर्टिब्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वर्टिब्रा इज एटलस, नेम्ड एटलस? कौन? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ऐसा ही दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा जब आप आएंगे तो उसका नाम है एक्सिस। ये आप जाके वहाँ देखेंगे लेबोरेटरी में, और जाके अपनी लेबोरेटरी में जाके देखना कि ये एक्सिस को एक्सिस क्यों कहते हैं। दिखाता हूँ किस वजह से कहते हैं। उसके बाद जो वर्टिब्रा होते हैं ना, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये एक जैसे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं टिपिकल वर्टिब्री। टिपिकल सर्वाइकल, एक पढ़ लो तो सारे हो गए, लेकिन पहला पढ़ना पड़ेगा सेपरेट, क्योंकि उसकी शक्ल ही डिफरेंट है। सेकंड की भी शक्ल ही डिफरेंट है।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में से कोई एक पढ़ लो, ये चारों एक जैसे हैं, लेकिन सेवेंथ पे आ जाओगे तो वो फिर दूसरों से डिफरेंट है थोड़ा सा। उसका स्पाइन फील होता है ऐसे, आप ऊपर 6 देखेंगे ना, उसका स्पाइन फील नहीं होगा, करके देखें आप, स्पाइन फील नहीं होगा, ग्रूव होगी। ऐसे नीचे जाओगे अचानक 7वें का फील हो जाएगा। यहां से वर्टिब्री काउंट किए जाते हैं। 6 वर्टिब्री आपको फील ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक लिगामेंट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो दबे हुए होते हैं, वो दफन होते हैं, फील नहीं होते। 7वां फील होता है। तो वर्टिब्रा की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 7th से। उस वर्टिब्रा को, 7th वर्टिब्रा को कहते ही हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। देखें, किसी का शर्ट अगर ना हो, कॉलर नीचे हो, तो देखें पीछे ऐसा नोड्यूल जैसा नजर आता है, ये चीज़ होती है 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसका स्पाइन होता है पीछे जो आपको नजर आता है। अब कोई भी वर्टिब्रा देखोगे ना, कोई भी वर्टिब्रा, एक टिपिकल वर्टिब्रा अगर देखना चाहें तो वो ये है। कोई भी, सारे वर्टिब्रा एक जैसे होते हैं, फ़र्क होता है थोड़ा बहुत किसी किसी में, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं। तो एक टिपिकल वर्टिब्रा को आप देखें, इसका एक हिस्सा ये है, इसको कहते हैं बॉडी, बाकी हिस्सा ये है, इसको बोलते हैं न्यूरल आर्च, वर्टिब्रल आर्च भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूरल आर्च। और इसको, ये न्यूरल आर्च ये फिट होती है किसके साथ? बॉडी के साथ। किसके जरिए? इन दो के जरिए। ये दो छोटे से बोन के हिस्से हैं जो इस न्यूरल आर्च को किसके साथ ज्वाइन करते हैं? बॉडी के साथ। तो इनको कहते हैं पेडिकल्स। ये देख रहे हैं आप यहाँ, पेडिकल्स, जो पीछे किसके साथ अटैच है? न्यूरल आर्च, जिसको वर्टिब्रल आर्च भी कहते हैं। पीछे दोनों वर्टिब्रल आर्च के साथ, आगे किसके साथ ज्वाइन कराते हैं इसको? बॉडी के साथ। बॉडी आगे होती है, न्यूरल आर्च पीछे होती है। ये यहाँ है। न्यूरल आर्च एक लेफ्ट से आएगी हाफ, और हाफ राइट से आएगा। जब ये लेफ्ट और राइट, हाफ और लेफ्ट और राइट से आएंगे तो आपस में मिलेंगे, ऐसे जो जोर देंगे तो स्पाइन क्रिएट हो जाएगा। आएंगे लेफ्ट और राइट से, ऐसे जो जोर देंगे तो आधी न्यूरल आर्च कुर्बान हो गई और उसकी जगह पे बन गया स्पाइन, जिसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। यही होता है जो पीछे फील होता है हमें। क्या सिर्फ ये आता है कि साइड से भी निकलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो ये है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस। बाकी जो बच गया ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लेमिना। तो 3-4 चीज़ें देखोगे, पेडिकल्स जो इसको कनेक्ट करे बॉडी के साथ, साथ में निकल आए ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये दोनों जुड़ के बना दें स्पाइनस प्रोसेस, और ये बाकी जो बच गया ये इसको बोलते हैं लेमिना। ऐसा अटैचमेंट की वजह से यहाँ से एक फोरामेन क्रिएट हो जाएगा। किसमें? वर्टिब्रा के सेंटर में। वो दूसरे वर्टिब्रा के इस फोरामेन के साथ कंटिन्यूस, वो तीसरे के साथ, वो चौथे के साथ, तो एक कैनाल क्रिएट हो जाएगा। इस कैनाल का नाम है वर्टिब्रल कैनाल, और इसी में अंदर मौजूद होगा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रोटेक्टेड। आप अंदाज़ा लगाएं, जब स्पाइनल कॉर्ड इतने थिक चीज़ों में प्रोटेक्टेड होगा तो उसको कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। एक टिपिकल वर्टिब्रा ऐसे होता है, इसकी बॉडी, फिर अगले वर्टिब्रा की बॉडी, अगले वर्टिब्रा की बॉडी, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में एक डिस्क होती है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यही डिस्क होती है जो स्लिप हो जाती है, बोलते हैं डिस्क स्लिप हो गई है इसकी। ये होती है उमूमन कब? जब कोई वज़न ज़्यादा उठा लें और स्लिप हो जाए। ये स्लिप कम होती है, ये एक्चुअली टूट जाती है, फट जाती है एक तरह से, क्योंकि इससे स्लिप को, इससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 हिस्से होते हैं। इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। सेंटर में ये वाला पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन है किसका? किसका? डिस्क का। ये सेंट्रल पोर्शन में ये जो मैं भर रहा हूँ ना यहाँ पर, इसमें जेली भरी हुई है, जेल। जैसे ना, जैसे टूथपेस्ट होता है उसके अंदर जेल होता है। एक टूथपेस्ट होता है जो वाइट होता है, एक टूथपेस्ट होता है जेल लाइक होता है, जैसे क्लोजअप, ये इस किस्म के आपने देखे होंगे, जेल लाइक, ये जेल होता है। तो ये अंदर जेल भरी हुई है। क्या सिर्फ ये है कि इसको सराउंड भी कर रहा है? ये जो सराउंड कर रहा है ये फाइब्रस टिश्यू है, वो ऐसे है, एक चक्कर, ये फिर दूसरा चक्कर। ऐसे बनती है डिस्क। तो डिस्क के कितने हिस्से हुए? उसका सेंट्रल कोर और उसको सराउंड करता हुआ ये जो सेंट्रल कोर है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। सेंट्रल चीज़ को वैसे भी न्यूक्लियस ही कहते हैं। ये न्यूक्लियस फाइब्रस है कि नरम है? ठीक है ना, ये पल्प जैसा है, पल्प, इसलिए इसका नाम पड़ गया है न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसस, ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। ये पल्प है कि ये फाइब्रस है?
क्या लंबा लंबा है कि गोल गोल है? और गोल चीज़ों को कहते हैं एन्यूलस, इसलिए इसका नाम पड़ गया है एन्यूलस। पल्पोसस के फाइब्रोसस? तो डिस्क बनी हुई है दो चीज़ों से। अब उससे फिर स्लिप कैसे होती है? ऐसे स्लिप हो जाती है? स्लिप ऐसे नहीं होती। जब डिस्क पे प्रेशर पड़ता है तो ये डिस्क फट जाती है। वो फट जाती है, क्या फट जाता है? इसका ये हिस्सा जो फट जाता है तो जेल बाहर निकल आती है। ये ऐसे है जैसे टूथपेस्ट को तुम ऐसे कर दो तो उसका जेल बाहर निकल आएगा। उसका जेल बाहर निकल आएगा तो इसका जेल कैसे आएगा? इसका जेल आगे तो नहीं जा पाएगा, पीछे की तरफ आएगा इसको। और जैसे जो पीछे की तरफ आएगा तो इधर स्पाइनल कार्ड बैठा हुआ है, इसको ना दबा दे कहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स दिए हैं, ये इसको तो नहीं दबा पाता, लेकिन इस बीच में जो गैप्स होती हैं, आप देखो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के बीच में गैप होती है जहाँ से नर्व पास होकर बाहर निकलती है। क्योंकि स्पाइनल कार्ड अंदर बैठ के शक्ल तो नहीं देख रहा है हमारी, वो 31 नर्व्स दे रहा है। वो नर्व्स के अंदर ही रखेगा कि बाहर निकालेगा? तो बाहर निकालेगा तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो गैप होगा, फोरामेन होगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, तो वहाँ से निकलेगा ना, ज़ाहिर है, तो यहाँ से निकलेगा। और अगर खुदा न खासा ये आपकी डिस्क ऐसे फट गई और इसका जेल पीछे की तरफ आया तो क्या यहाँ से निकलती हुई नर्व को दबाएगा नहीं? क्या दबाएगा। और जहाँ से अगर दबाएगा तो जिस नर्व यहाँ से, ये जो नर्व जिस जगह जाएगी उस जगह आपको पेन फील होगा। हालांकि गड़बड़ उधर नहीं है, गड़बड़ यहाँ है। तो आपने देखा होगा कि जो कमर के दर्द होते हैं या जो ये शियाटिका होता है, ये शियाटिका दरअसल लेग का पेन नहीं होता, पेन लेग में फील होता है, लोअर लिम्ब में पेन फील होता है। गड़बड़ किधर होती है? यहाँ होती है। तो लोग वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ की ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये डिस्क की जो स्लिप होती है, ये दिस इज एक्चुअली द रप्चर ऑफ द डिस्क। वज़न ज़्यादा पड़ने से जोर जो आ जाएगा तो फट जाती है, और फट जाती है तो जेल बाहर निकल आता है। जेल बाहर निकल आए तो डिस्क तो गई। फिर डिस्क को कभी रिपेयर करना, कभी क्या, और आजकल डिस्क को रिप्लेस भी कर रहे हैं। और इसके लिए तो स्पाइन के ऑपरेशन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस काम के लिए। कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं कर सकता ये चीज़, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अलग होते हैं जो स्पाइन के ऑपरेशन करते हैं। सिर्फ वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो सिर्फ न्यूरोसर्जन नहीं होते, इस फील्ड के सब स्पेशलिटी के डॉक्टर होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर न्यूरोसर्जन हाथ साफ कर देते हैं, बोले हाँ हम भी कर देते हैं, कोई नहीं, यही कोई मसला ही नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट इतने नहीं आते अच्छे। तो इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक्सियल स्केलेटन में जब तुम वर्टिब्रल कॉलम करोगे तो ये लाजमी करेंगे आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वैसे तो ये जॉइंट में भी आएगी, लेकिन यहाँ करना इसको ज़रूरी है। ये एक टिपिकल वर्टिब्रा जो मैंने अभी दिखाया आपको। सर्वाइकल वर्टिब्री जब देखोगे तो हमने बताया ना, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा ये जो ऊपर है, कौन सा? फर्स्ट वाला एटलस, दूसरे वाले को कहेंगे। उसके बाद तो टिपिकल हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन सातवां जो है वो इनसे डिफरेंट है। और देखिए इसका स्पाइन देखिए कितना बड़ा है, स्किन के नीचे फील होता है ये, इसलिए इसको कहते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ है। और यहीं से तो काउंट करना शुरू करते हैं हम अपने वर्टिब्री को, और फिर बन जाते हैं आपके ये 12 वर्टिब्री। कौन से? थोरेसिक। और हर एक पैर से क्या उठ रहा है? एक एक रिब। तो ये देखिए पहली रिब, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रिब्स, 12 रिब्स यहाँ से उठ रही हैं। तो ये 12 रिब्स आगे से उठ के आके अटैच हो जाएंगे किसके साथ? स्टर्नम के साथ। तो एक पूरा केज बन जाएगा, एक पूरा पिंजरा बन जाएगा, एक केविटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये रिब्स जो यहाँ से उठी हैं ये एक तरह से मेरे लिए फ्लैट बोन्स हैं। तो दीज आर द फ्लैट बोन्स। वर्टिब्रा इसका तो कोई शेप ही नहीं है, तो ये इरेगुलर बोन्स में काउंट हो जाएंगे ये। उसके बाद आपके ये 5 वर्टिब्रा आएंगे, लंबर वर्टिब्रा, और आखिर में आएगा सैक्रम जो 5 पीसेस से मिलकर बना है, और आखिर में लास्ट वो टेल लाइक बोन आएगा, कॉक्सिस। इसको बोलते हैं कॉक्सिस, ये कॉक्सिस कहलाता है। टिपिकल वर्टिब्रा दोबारा मैंने यहाँ रखा है ताकि इसकी कुछ चीज़ें कर सको, जैसे ये इसकी, ये पेडिकल, और ये देखा लेमिना, और अंदर इसका फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। फिर ये देखा स्पाइनस प्रोसेस, ये इसके ट्रांसस प्रोसेसेस, ये इसके ऊपर होते हैं सुपीरियर आर्टिकल, क्योंकि आपको देखिए एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा को जो उसके ऊपर होता है उसके साथ जॉइंट भी बनाएगा।
सिर्फ इंटरवर्टिब्रल डिस्क थोड़ी होती है, और भी तो जॉइंट बनेंगे ना, 2 जॉइंट यहाँ से। क्या ये ऊपर वाले के साथ बनाएगा कि ये नीचे वाले के साथ भी बनाएगा? तो ऊपर भी होगा और ये नीचे ये भी लगे होंगे। इनको हम कहते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स, और उनको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट था और ये इन्फीरियर। सुपीरियर किसके साथ जॉइंट बनाएगा? अपने से ऊपर वाले के साथ, और इन्फीरियर बनाएगा अपने से। तो ये ऐसे ही बनते जाएंगे और पूरा वर्टिब्रल कॉलम एक सिंगल यूनिट की तरह आपके पास मौजूद होगा, जिसके मूवमेंट्स होंगी सवाए सेक्रम के। सेक्रम मूव नहीं करेगा। उसके बाद ये है चेस्ट का बोन है आगे, इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये है इसका हैंडल ऑफ द मैंडिबल, इसको कहते हैं मेन्यूब्रम स्टर्नाए, स्टर्नल मेन्यूब्रम। मेन्यू हैंड को कहते हैं, ये इसका हैंडल है। उसके बाद ये इसकी बॉडी है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। आखिरी जो हिस्सा होता है ना छोटा सा, इसको कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। देखें यहाँ से, ये है क्या? उसके बाद ये, और आखिर में ये छोटा सा ज़िफॉइड प्रोसेस। एक्स से जी आता है, ज़िफॉइड प्रोसेस, इसको ज़िफॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसके 3 हिस्से हो गए। अगर 3 हिस्से हो गए तो 2 जॉइंट बनेंगे कि नहीं? एक जॉइंट ये होगा, इसको कहते हैं मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। किसके किसके बीच में है? मेन्यूब्रम और स्टर्नम के बॉडी के बीच में, तो नाम डालेंगे मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। और ये किसके और किसके बीच में? ज़िफॉइड और स्टर्नम के बीच में, तो ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। तो दिस इज मेन्यूब्रो स्टर्नल और ये है ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। उसके बाद आप रिब्स पे आ जाएं। किस टाइप के बोन है रिब्स? फ्लैट बोन्स हैं। तो ये देखें फ्लैट बोन्स, ये है तुम्हारी रिब्स। इस रिब्स में तुम एक, ये देखें रिब्स पीछे किसके साथ अटैच हैं? अपने वर्टिब्रा के साथ। अगर है फर्स्ट रिब तो पहले थोरेसिक के साथ, अगर है 12th रिब तो 12th थोरेसिक के साथ। बाकी रिब्स अपने अपने वर्टिब्रा के साथ। चले वर्टिब्रा के साथ अटैच हो गई, पहली रिब वर्टिब्रा के साथ। आगे आके किसके साथ? स्टर्नम की बॉडी के मेन्यूब्रम के साथ, क्योंकि 2 रिब्स जो होंगी, पहली 2 रिब्स, ये देख रहे हैं, पहली रिब और दूसरी रिब, ये किस पे अटैच होती हैं? मेन्यूब्रम स्टर्ना के साथ। पहली रिब तो सीधा सीधा मेन्यूब्रम के साथ, दूसरी रिब जॉइंट के साथ, जहां मेन्यूब्रम और बॉडी आपस में ज्वाइन होती है, यहां पर। तीसरी रिब बॉडी पे, चौथी, 5वीं, 6ठी, लेकिन 7वीं फिर जॉइंट पे। कौन सा जॉइंट? ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। 7वीं इस पे, सॉरी यहाँ पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। 8वीं ज़िफी स्टर्नल जॉइंट के बाद तो ख़त्म हो गया आपका स्टर्नम ही ख़त्म। तो आएगी 8वीं, वो बोलेगी मुझे भी अटैचमेंट दो। मैं कहाँ अटैच हो जाऊँ? ये तो आखिरी 7वीं, आखिरी 7वीं यहाँ हो गई, ये तो बोन ही ख़त्म हो गया। तो 8वीं को जगह मिलेगी, बोन देगा जगह। तो ये क्या करेगी? वो उसको पता है कि मुझे जगह वैसे ही नहीं मिलेगी, ये क्या करेगी? 7वीं में अटैच हो जाएगी। वो 7वीं तो वैसे ही जा रही है, मुझे वैसे ही जगह नहीं मिलेगी, तो किसको पकड़ लूँ? 7वीं को पकड़ लेगी। तो 8वीं का मामला तय। आएगी ये 9th वाली, वो 9th वाली जो देखेगी कि 8वीं वाली का खुद अशर ख़राब हुआ है, ये उसमें अटैच हो जाएगी। और फिर जो आगे 10वीं आएगी, वो फिर 9th में अटैच हो जाएगी। तो अब तक ये जो 10 रिब्स देखी, उनमें से कितनी रिब्स, इनको मैं 2 ग्रुपों में बांट दूं अगर, तो किस बेस पे? एक वो जो जिनको स्टर्नम पे जगह मिली, एक वो जिनको डायरेक्टली स्टर्नम पे जगह नहीं मिली। जिनको मिली वो ट्रू रिब्स हैं, जिनको नहीं मिली वो फॉल्स रिब्स हैं। तो कितनी रिब्स ख़त्म हुई? 10। तो 2 अभी रह गई ना। 2 को जो देखा उन्होंने कि हमें यार कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया? वो गई ही नहीं, उधर ही आके रुक गई, उनका अटैचमेंट ही नहीं है। इन रिब्स को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो कौन सी फ्लोटिंग है? लास्ट 2, 11वीं और 12वीं, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वो आधे तक आती हैं, वो तो आगे आती ही नहीं है। जब अटैचमेंट ही नहीं मिलेगी तो आगे क्या आना? तो यहाँ तक ही होती हैं। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये देखें आगे आई ही नहीं ये 2 रिब्स। ये जितनी भी रिब्स में लेके आया हूँ, क्या ये रिब्स पहुँचती हैं कि रिब्स के पहुँचने से पहले उनका कार्टिलेज बन जाता है? ये लाजमी है। कोई भी रिब
रिब होते हुए नहीं आएगी, वो 90% से ज़्यादा रिब ही होगी, बोन होगा, लेकिन जैसे ही अटैचमेंट का टाइम आएगा आगे, पीछे नहीं, पीछे से बोन है, बोन 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 होता हुआ जैसे आगे आएगा, स्टर्नम जैसे करीब आएगा, उससे चंद सेंटीमीटर पहले वो कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस कार्टिलेज को कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टा कहते हैं रिब को, एनीथिंग रिलेटेड टू रिब इज कॉल्ड कॉस्टल। तो ये कार्टिलेज कास्टल कार्टिलेज कहलाता है। तो हर एक को क्या है? कास्टल कार्टिलेज। ये पहली रिब का कास्टल कार्टिलेज, ये दूसरी का, तीसरी, चौथा, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं का जो कार्टिलेज टू कार्टिलेज अटैच, नाइन्थ का कार्टिलेज टू कार्टिलेज, और इस तरीके से यहाँ पर ये कार्टिलेजेस कहलाते हैं। और ये होते हैं दरअसल हाईलाइन कार्टिलेजेस। आगे से कार्टिलेज भी देखेंगे, कहीं करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। 3 किस्म के कार्टिलेजेस होते हैं। एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, जैसे तुम्हारा आरिकल है, इसमें इलास्टिसिटी है। देखो आरिकल को अपने हाथ से आगे ले आते हो, पीछे लाने के लिए क्या पीछे जाना, ऐसे पीछे लेके जाते हो कि जैसे छोड़ देते हो तो चला जाता है? इसका मकसद है कि ये किस किस्म का कार्टिलेज है? ये इलास्टिक कार्टिलेज है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, वो फाइब्रस होता है, उसमें टफनेस होती है। एक जो सबसे टफ कार्टिलेज होता है उसको बोलते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। वो इतना टफ होता है कि वो बोन से भी सख्त होता है, इतना टफ होता है। इसको हम कहते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। ये कार्टिलेजेस हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं। और हाईलाइन कार्टिलेज की एक चलो इस पे नज़र रखना, देखना। अब एक टिपिकल रिब को थोड़ा सा देख लें, उसके पार्ट्स वगैरह। ये बैक साइड से अटैच है किस पे? वर्टिब्रा पे। इसको बोलते हैं हेड ऑफ द रिब, जो जॉइंट बना रहा है। हेड है कि उसके बाद नेक भी है। नेक के बाद क्या नेक के टर्न लेगी अब, तो एंगल। एंगल वो जगह है जहाँ से उमूमन चोट लगने से फ्रैक्चर होता है। डायरेक्शन चेंज जब होती है ना, तो उमूमन उन जगहों पर ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं। जब चोट लगेगी तो कौन सी एरिया पर जहाँ ज़्यादा चांस है उसका टूटने का? नेक पर नहीं, किस पे? एंगल पे। ये नेक है, और जैसे इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी इधर एक टुबरकिल भी होगा, इसको बोलते हैं टुबरकिल ऑफ द रिब। ये इसका नेक है और ये है टुबरकिल। आगे आएंगे तो ये है इसकी एंगल। इस जगह पर टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ्रैक्चर के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं जब चोट लगती है। तो ये उमूमन आता है विच पार्ट ऑफ द रिब इज़ मोर वल्नरेबल, मोर इंजरेबल एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रामा और इंजरी। कौन? एंगल। एंगल के साइड पे ये टूटती है यहाँ से। फिर ये आगे से इसकी बॉडी है, और बॉडी जैसे ख़त्म होगी तो क्या ये स्टर्नम पे अटैच होगी कि कास्टल कार्टिलेज पे होगी? वो जाके अटैच होगा यहाँ पर। तो ये उमूमन यहाँ इस तरीके से जब आप रिब देखेंगे ना ऐसे, तो रिब का एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है उसका इन्फीरियर बॉर्डर। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है और ये इसका, और इसके बीच में स्पेस है। किसके बीच में? 2 रिब्स के बीच में। इसको कहते हैं इंटरकास्टल स्पेस। लेकिन ये इंटरकास्टल स्पेस ऐसे नहीं है कि खुली हुई है, इसके ऊपर मसल लगा हुआ है। एक मसल, दूसरा मसल, तीसरा, 3 लेयर्स में मसल लगे हुए हैं इसमें, और इसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है और सुपरफिशियल फेशिया। इनको इंटरकास्टल स्पेसेस, वो जो बीच में फंसे हुए होते हैं मसल्स, उनको कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। यही होता है स्पेस जिसके थ्रू नीडल पास करके अंदर से कोई बायोप्सी और कोई चीज़ ली जा सकती है। रिब से नहीं लेते, बीच में इससे लेते हैं, बीच में इंटरकास्टल स्पेस से लेते हैं। ये इंटरकास्टल स्पेस है, ये मैंने बताया, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर और ये रिब का इंफीरियर बॉर्डर। ये देख रहे हैं आप इसका, ये रिब है। रिब के अंदर से आपको एक ग्रूव होगी, एक आपको नाली जैसी चीज़ नज़र आएगी, ग्रूव जैसी चीज़, उसको कहते हैं कास्टल ग्रूव। और इस कास्टल ग्रूव में मौजूद होती हैं आपकी एक आर्टरी, एक वेन, एक नर्व। इंटरकास्टल वेन, इंटरकास्टल आर्टरी, इंटरकास्टल नर्व। आप बोले सर पहले इंटरकास्टल नर्व ऐसे बोलूं? नहीं, आप इस अरेंजमेंट में बोलेंगे। पहले वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व। इसका मकसद है कि अगर ये रिब बताऊं ऐसे, तो सबसे पहले इसके पीछे क्या छुपा हुआ होगा? वेन, उसके बाद आर्टरी, उसके बाद नर्व। इसका मकसद ये है, उसके बाद ये दूसरी रिब आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इंटरकास्टल स्पेस में कोई नीडल डाल के कोई चीज़ निकालना चाहो अगर, तो सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ का है कि किसको जाके नीडल लग सकती है? नर्व को। इसलिए हमेशा नीडल डालने, जब भी नीडल डालनी हो, आपको मैं अगर 3 ऑप्शन दूं
कि नीडल डालें बीच में या नीडल डालें नीचे के रिब का जो सुपीरियर बॉर्डर है इसके करीब, या नीडल डालें ऊपर की रिब के इंफीरियर बॉर्डर के करीब। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी के सी? ए तो कभी नहीं, वो अंधा भी नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें तो चांस है कि वो नर्व में डाल देगा, वो चीखें निकाल देगा उस बंदे की, वो कुछ निकाले ना निकाले उस डॉक्टर को निकाल देंगे उस हॉस्पिटल से, किसी बकवास को कुछ पता नहीं। तो यहाँ तो नहीं डालनी। अब बी और सी में शेयर, इसमें मुकाबला है कि क्या बेस्ट क्या है? बी के सी? बी में भी खतरा था कि ये तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ऐसे होंगी, कोई और लटक गई तो बी में भी तुम्हारे नर्व में घुस जाएगा। तो बेटर क्या है? तो बी क्यों? सी से तो सी बेस्ट है। अब इतना तो कोई बदकिस्मत नहीं होगा कि नर्व ऐसे लटकेगी, ऐसे लटके तो ऐसी नर्व को टूटना ही चाहिए। तो इसका मकसद यह है कि ये बेस्ट क्या होता है, किसी इंटरकास्टल स्पेस में डालें तो क्या करें, नीचे की रिब का सुपीरियर बॉर्डर फील करके वहाँ से नीडल डालें कि उसके सुपीरियर बॉर्डर को टच करती हुई जाए, बस आपकी नर्व जो है वो महफूज रहेगी। ये उमूमन पूछते हैं उमूमन क्वेश्चन, तो ये आप यहाँ पे जहन में बना देना आप। ठीक है। और उसके बाद ये कॉस्टल कार्टिलेज तो मैंने आपको बता ही दी है। ये देखें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 तक आ गया, 8 7 में, 9 8 में, 10 9 में। ये हैं वो रिब्स जिनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। उसके बाद ये कास्टो, ये जो जंक्शंस हैं, जंक्शंस जिसमें रिब आपकी लग गई है किस पे, कार्टिलेज पे, तो उसको कहते हैं कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। कास्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स या जंक्शन। कांड्रा, कांड्रा वर्ड पड़ता है कार्टिलेज के लिए, ऑस्टियो वर्ड पड़ता है बोन के लिए, कास्टा वर्ड पड़ता है रिब के लिए, कॉस्टल। और ये कास्टोकॉन्ड्रल रिब अपने करस्पॉन्डिंग कार्टिलेज के साथ जॉइंट बनाएगी। और ये जो है, ये आप देखें, ये जो कार्टिलेज आया है, क्या ये कार्टिलेज ऐसे ही गया स्टर्नम तक पहुंचा कि दूसरे कार्टिलेज के साथ लग गया? ये फ्लोट जो आपकी फॉल्स रिब्स हैं ऐसे करती हैं। तो जंक्शन बन गई किसके बीच में, कार्टिलेज टू कार्टिलेज, इसको कांड्रोकॉन्ड्रल कहते हैं, कार्टिलेज टू कार्टिलेज। कांड्रल वर्ड कार्टिलेज के लिए होता है। अगर ना कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, तो बोलते हैं कांड्राइटिस। कांड्राइटिस ITIS जिसमें पीछे हो जाता है वो इन्फ्लेमेशन कहलाती है। अगर बोन की हो जाए तो ऑस्टियाइटिस, स्किन की हो जाए तो डर्मेटाइटिस, जिसकी भी हो जाए ITIS पीछे डालेंगे। स्टमक की हो जाए तो गैस्ट्राइटिस, स्टमकाइटिस नहीं बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस। किसी की भी आप देख लो, जैसे भी किडनी की हो जाए तो रीनलाइटिस नहीं बोलेंगे, नेफ्राइटिस वगैरह। ये से मुंह पे आ जाते हैं ये लफ्ज़, ये आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये आपके जहन में बैठती जाएंगी। फिर आप खुद भी कभी नहीं रीनलाइटिस कभी नहीं बोलेंगे, खुद ही लगेगा कि ये ऑड है यार, ये तो नेफ्राइटिस बोलेंगे उसको। तो ये जॉइंट्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। ये इस वक्त मैंने आपको दिखाया स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम। खड़ा कर देंगे तो ये बंदा आपका एक्सियल स्केलेटन पर इस वक्त खड़ा है, लेकिन लिम्स भी तो लटकी हुई हैं। ये बनाएगी आपका एक और स्केलेटन का आधा, जिसको बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हम इंशाल्लाह ताला करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ नेक्स्ट क्लास में ये बाद में करेंगे, पहले टेस्ट लेंगे, ठीक है। और टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक्स वही होंगे जो हमने पिछले क्लास तक किए हैं, ये नहीं। हाँ जी, नहीं आज की क्लास तो ज़ाहिर नहीं, अभी ऐसे भी नहीं है अभी, क्योंकि ये ख़त्म भी नहीं हुआ है सेशन। ये अपेंडिकुलर होगा, ये अगले टेस्ट में लगा देंगे। तो आप अपने इस टॉपिक को इस तरीके से जान रखें।